अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास फोरियर सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फोरियर सीरीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक कोर कंसेप्ट को समझेंगे और चंद ऐसी टर्म्स जो हमें आगे जाके इस्तेमाल करनी है उनके बारे में जरा डिटेल से देखेंगे, जिसमें पीरियोडिक फंक्शन आ जाता है आपके पास, और आपके पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे समझते हैं और देखते ही कैसे आपको पता चलेगा कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। तो ये आज के लेक्चर में हमारे आउटलाइन होने वाली है। तो शुरू करते हैं जनाब। बहुत कंपैरेटिवली आसान आसान सी बातें लेके स्टार्ट किया जाएगा और बिल्ड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने इस टॉपिक को। तो जनाब सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस जो अपने आप को कुछ वक्त के बाद दोहराए, हम उसे पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की बात कर ले, सर्कुलर मोशन में कोई बात आता है, एसएचएम की बात कर ले, या वेव फिनोमेना जैसे है। तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने उनकी लिखी जो अपने आप को रिपीट करती हैं चीजें आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब जब आप इन प्रोसेस को किसी मैथमेटिकल फंक्शन के साथ लिखोगे तो जाहिर है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा जो बताएगा कि भाई कि आपके पास ये प्रोसेस इस तरीके से रिपीट हो रहा है। लेट्स से हम बात करते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मैं कह देता हूं कि वो पीरियोडिक है। कब कि अगर x के अंदर t टाइम में कुछ ऐड करूं और वही जवाब आ जाए जो एफ एक्स का था, यानी कि एफ एक्स प्लस टी बराबर हो किसके, एफ एक्स के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की अब जो मर्जी वैल्यू ले लो, तो आपके पास उस फंक्शन को क्या बोलने वाला हूं, पीरियोडिक बोलने वाला हूं। ठीक होगी बात। तो अब आप जब पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ बुक्स में x की जगह t भी लिखा होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट भी हो सकता है, टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, थीटा डिपेंडेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज आ सकती है। तो बेसिक कोर कंसेप्ट आपने जो है वो तो है कि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वो आपको वही जवाब देगा जो उसने शुरू में इनिशियल वैल्यू पे दिया था, यानी कि आपके पास एफ एक्स प्लस टी बराबर होगा किसके, एफ एक्स के। और यहाँ पे टी हम हमेशा पॉजिटिव नंबर को समझेंगे। तो आपके पास अब सिचुएशन क्या बनने वाली है जनाब कि दो जो सक्सेसिव रेपिटेशन है उसके दरमियान में जो वक्फा आ रहा है, यानी जो दो एक जैसी चीजों के दरमियान में वक्त लग रहा है, उसको हम पीरियड बोलेंगे, पीरियड ऑफ द फंक्शन। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सा एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको एक टाइम, सर्टेन टाइम के बाद वही चीज दोबारा से रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके पास दो सक्सेसिव रिपीटेशन के दरमियान में जो दौरानिया है, दैट इज कॉल्ड पीरियड। ठीक होगी बात। अब जैसे आप इस फंक्शन में देखो कि आपके एक दिखाया जा रहा है कि राइज है फिर फॉल है 3 तक, 3 से फिर राइज है फिर फॉल है, तो इसका मतलब अगर आप इसको 3, इसका पीरियड 3 मानते हो कि हर 3 टाइम के बाद, तो इसमें फिर वही चीज रिपीट हो रही है। जरा यहाँ पे देखो, इसमें पीरियड 6 है कि आपके पास चले 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 यहां से 6 तक आए, तो अब आप कह सकते हो कि भाई आपके पास आपका पीरियड 6 है कि 6 टाइम के बाद या 6 पोजीशन के बाद वो रिपीट करते हैं अपने आप को। जैसे यहाँ पे वो 4 है, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर आप एक सर्टन दौरानिया देखते हो, एक सर्टन पोजीशन पे एक सर्टन दौरानिये के बाद एक चीज दोबारा अपने आप को दोहरा रही है, तो वो चीज क्या होगी, पीरियोडिक, और वो जितना टाइम लेगी अपने आप को दोहराने में वो कहलाएगा पीरियड। ठीक होगी बात। अब जो असल चीज हमारे पास आ रही है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब आपके पास अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वो फंक्शन पढ़े जिनका पीरियड पाई है, यानी कि वो पाई के बाद अपने आप को दोहराते हैं, जैसे tan का फंक्शन है, तो आपके पास जो इंटरवल होगा -π/2 से π/2 तक एक फंक्शन डिफाइन है। क्या इसके बाद जब आप पाई देखोगे तो वो वही फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। बात समझो, ये जो डार्क एरिया शो कर रहा है दैट इज माय फंक्शन। तो इससे पाई आगे जाओ या इससे पाई पीछे जाओ, आपको वही फंक्शन मिल रहा है, वही चीज दोहराते हुए मिल रही है, तो इसका मतलब दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर हम 2 पाई का पीरियड सोचे कि हर 2 पाई के बाद वही चीज हमें दोबारा हासिल होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब उस चीज का पीरियड 2 पाई होगा, जिसमें साइन का फंक्शन आ जाता है, जिसमें कोसाइन का फंक्शन आ जाता है। तो अगर हम सिंपल साइन के फंक्शन को लेके चले, साइन एक्स, तो एक्स में मैं +2 पाई करता हूं, तो आप
प्लस 2 पाई के बाद प्लस 4 पाई करो, यानी 2 पाई में फर्दर 2 पाई ऐड कर दो, तो आप देखो मैंने बीच में इक्वल के साइन डाले हैं, इसका मतलब वही जवाब दोबारा आएगा। तो साइन के फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो क्या हो गया, 2 पाई हो गया। ठीक होगी बात। अब यहां पे मैंने साइन को x माना था, अब x की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा टी। तो इसका मतलब x बराबर माना मैंने ओमेगा टी के, यहां पे ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी, जिसे हम बेसिक फ्रीक्वेंसी मानते हैं, जिसे आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह लो। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये चीज यानी इसके साथ जितना टाइम वो स्मॉल टी है, तो वो टाइम होगा जो अपने आप को दोहराने में लेगा। जैसे आप यहाँ पे केस देखो, पहले साइन का फंक्शन देखते हैं। तो साइन x आपने देखा, तो अब जब आप साइन 2x बोलोगे तो इसका ना यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओमेगा तो वही रहेगा आपके पास 2t। तो इसका मतलब उतने ही टाइम में अब डबल आ गया आपके पास, यानी आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो आपके पास अब जो टाइम लगा पूरा होने में, टाइम पीरियड, वो आपका कम हो गया। मगर ये जो अब टाइम अब आप 2x में ले रहे हो, ये आपका फंडामेंटल टाइम नहीं होगा। फंडामेंटल टाइम वही था जो शुरू में आपने डिफाइन कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया 3x में आप देखो उतने ही टाइम में अब 3 साइकिल आ रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम पीरियड और कम हो जाएगा। तो आपके पास वो टाइम पीरियड जो अब फर्दर बनता जा रहा है वो मल्टीपल होगा मेरे इनिशियल टाइम का। ओके होगी बात। तो अब आपके पास अगर कोई ग्राफ बनाते वक्त आपका कलम नहीं उठता, आप कंटिन्यूसली उसे बनाते जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे, जिसमें कोई जंप नहीं आता, कोई ब्रेक नहीं आता। और अगर आपको कलम उठा के दोबारा से ग्राफ बनाना पड़े तो वो आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो ये इन दोनों लफ्जों की अहमियत आगे चल के आपको समझ आएगी कि कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो जनाब अब अभी तक तो आपको समझ आ रहा है सादा सादा सा, अभी तक तो हम पीरियड को ही समझ रहे हैं कि पीरियड जिसमें वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। अब लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि साइन और कॉस में ही हमने चलना है। तो आपके पास y इज इक्वल टू a नॉट है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा है। अब आप देखो ये चीज अपने आप को दोहरा रही है, इसमें कोई चीज मैं ऐड करता जा रहा हूं। लेट्स से ये पीरियोडिक है, लेट्स से मान लो इन सारों को जमा कर दो। जब आप इन सारों को जमा करोगे तो पहले वाले में तो साइन का फंक्शन नहीं था, उसे मैं वैसे ही लिख दूंगा। रिमेनिंग वाले में साइन का फंक्शन था, तो उसे एक समेशन के पैटर्न में लिखा जा सकता है, n इज इक्वल 1 टू इंफिनिटी, यानी मैंने इंफिनिट ऐसे फंक्शन लिए थे। तो उन सबको जमा करेंगे an साइन। अब यहाँ पे ओमेगा टी था, फिर 2 ओमेगा टी था, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2, तो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओमेगा के साथ हो रहा है, 2 ओमेगा टी आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे इसे कैसे लिखना है, a1 a2 की जगह आपने an लिख दिया, साइन की जगह साइन आ गया, यहाँ पे n ओमेगा टी प्लस अल्फा n आ जाएगा। n की कोई भी वैल्यू रख सकते हो 1 से इंफिनिटी तक। an यहाँ पे एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है, कांस्टेंट होगा, और अल्फा n वो कांस्टेंट नंबर होगा जो हर बार ऐड करेंगे तो वो रिपीट करेगा अपने आप को। समझ आ गई बात। तो अब आपने ढेर सारे पीरियोडिक फंक्शन ऐड किए, तो क्या इनका जवाब भी पीरियोडिक होगा? बिल्कुल, इनका जवाब भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो आप जब जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उनका जो नतीजा हासिल होता है, जो सुपरपोजिशन के तौर पे चीज आती है, वो भी पीरियोडिक ही होती है। अब जरा उल्टा सोचो कि अगर आप इस जो फंक्शन आपने लिख दिया है, इक्वेशन टर्म लिखी है, इस सारे की जितनी भी टर्म है, जैसे ये पहली टर्म दूसरी टर्म, ये इसका हार्मोनिक कहलाएगी। ठीक होगी बात। तो अगर आप इसको दोबारा तोड़ते हो इसके हार्मोनिक्स के अंदर, तो वो चीज कहलाती है हार्मोनिक एनालिसिस। ठीक है। तो अब आपको क्या समझ आ रही है कि ये जो पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, ये इसके क्या है, हार्मोनिक्स हैं। और अगर आपको इक्वेशन इस तरीके से दी हो और आप उसे तोड़ के ऐसे लिखोगे, तो ये उसका क्या कहलाएगी, हार्मोनिक एनालिसिस कहलाएगी। समझोगी बात। तो अब यहां से हम शिफ्ट करते हैं जनाब किस पे, फोरियर पे। अब फोरियर एनालिसिस क्या है कि आपके पास जितने भी जो पीरियोडिक फिनोमेना है, जैसे वेव्स का फिनोमेना है, मोटर रोटेट कर रही होती है, हार्मोनिक मोशंस हैं, या जिनमें फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, यानी जो पीरियोडिक फंक्शन है, तो उनको डील करेगी। तो ये पहली बात आप अपने ज़हन में बिठा लो कि हमारे पास 99.99 केसेस हमने मोस्टली कौन से डिस्कस करने हैं, जो पीरियोडिक होंगे।
ओके हो गया, पीरियोडिक समझ आ गई, जो अपने आप को रिपीट करता हो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। तो साइन और कॉज ही चलने आ गए, तो साइन भी कितना पीरियोडिक है 2 पाई का, कॉस भी कितना पीरियोडिक है 2 पाई का, यानी हर 2 पाई के बाद साइन की वही वैल्यू आ जाएगी, कॉस की भी 2 वही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब फोरियर हम लगाते क्यों है? क्योंकि हम जब इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो जब कॉम्प्लेक्स किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ये आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वर्टिकल स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, आपको ये वेव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखो, आप स्प्रिंग की इक्वेशन जानते हो, F इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ को आप एम एक्स डबल डॉट और ये माइनस के एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई? ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो बड़ी सादा सी है। अब आपके पास इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है, मगर हकीकत में जब हम आगे जाते हैं तो एक बहुत खौफनाक किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने आ रही होती हैं, तो उनको एनालिटिकली सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसका सबसे आसान, सबसे सादा टूल हमारे पास क्या होता है? फोरियर सीरीज होता है, जो उनको इतना आसान बना देगा। इसकी अप्रोच इतनी आसान है कि ये आपके पास समझ लें अब सबसे फंडामेंटल टूल है जब हम चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं, सिंपल कर रहे होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको जो भी एक पीरियोडिक फंक्शन दे दिया जाए उसको तोड़ दो साइन और कोसाइन कर्व्स के अंदर। यानी जैसे मैंने अभी बताया कि साइन कर्व्स को या कोसाइन कर्व्स को मिलाओगे, वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो नतीजे में एक पीरियोडिक फंक्शन ही आना था ना। अब उसका उल्टा करो कि आपको एक पीरियोडिक फंक्शन दिया गया है, आप उसको उसके साइन और कॉस के तोड़ दो कि वो कितने साइन और कोसाइन से मिलके बना होगा, ठीक है, उसे उसमें डीकंपोज कर दो। तो जनाबे वाला, जैसे आप यहाँ पे एक मिसाल देखो, तो आपके पास एक फंक्शन दिखाया जा रहा है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा गौर करो, क्या मैंने यहाँ पे 6 हार्मोनिक शो किए? अब आपको हार्मोनिक पता ना, वो टर्म जिनको मैंने ऐड किया था, जिनसे मिलके एक फंक्शन मैंने जाहिर किया था आपके सामने। तो अब आप जरा गौर करो कि पहला हार्मोनिक, दूसरे हार्मोनिक में उतनी ही जगह पे 2 आपकी कर्व आ गई, 2 साइकिल आ गए, उससे अगले में 3 आ गए। तो क्या अब आप फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल हार्मोनिक बोल दोगे और अगले वाला उसका मल्टीपल हो जाएगा, यानी आपका फंडामेंटल हार्मोनिक, फिर आप सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक तक जाओगे। अब एक चीज और गौर करो कि जैसे जैसे हार्मोनिक्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है मगर एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। ये बात ज़हन में रखनी है, ठीक है, ये बड़ी अहम बात है कि जैसे जैसे आप हार्मोनिक्स बढ़ाते जाओगे तो एम्पलीट्यूड की कीमत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये बात आगे चल के आपको याद आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप हार्मोनिक्स की तादाद बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। इसी चीज का सहारा लेके हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हकीकत में तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन आनी चाहिए। तो हम कहेंगे जब बहुत ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं तो अगलों का तो एम्पलीट्यूड ही कम होता जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम उनको निग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ फ्यू टर्म्स रखेंगे जिनकी मदद से आप उस फंक्शन को एक्सप्लेन कर पाओगे। मतलब कि आपके पास अगर आप एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहते हो तो आपको इनफाइनाइट एक्सपेंशन चाहिए, मगर इनफाइनाइट एक्सपेंशन के लिए जाहिर सी बात है वक्त भी आपको लगेगा और आपको लिखना भी, उसमें बनानी भी पड़ेगी टर्म्स। मगर मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे मेरे हार्मोनिक्स बढ़ते जा रहे हैं एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है, तो हम जो बहुत हायर आपके पास टर्म्स आएंगी उनको फिर निगलेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन था, आपने उसे साइन कोसाइन की कर्व्स में तोड़ लिया। अगर मैं देसी मतलब बताऊं तो इन 6 हार्मोनिक को जमा करो तो दोबारा यही फंक्शन आपको हासिल हो जाएगा। तो इसका उल्टा आप समझो कि इस फंक्शन को तोड़ के आपने कितनी कर्व्स बना ली? 6 कर्व्स बना ली। तो अब आपके पास ये चीज आपने समझना है, इन 6 समझना, मैनिपुलेट करना मेरे लिए आसान होगा बजाय इसके कि इसको मैं समझता। तो इसका मतलब अगर आप इसको एनालिटिकली रिप्रेजेंट करना आपके लिए डिफिकल्ट होता, तो इन 6 को आपको समझाना या इनको ट्रीट करना मेरे लिए क्या होगा? आसान होगा। समझा गई बात? तो अब अगर हम प्रॉपर थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो फोरियर के अंदर हम सिर्फ
डिफाइन कर लेते हैं कि मेरा फंक्शन माइनस पाई और पाई के अंदर है, और उसके बाद उसने अपने आप को रिपीट करना है। ठीक है, जो फंक्शन डिफाइन होगा मेरा वो किस इंटरवल में होगा, माइनस पाई से पाई के अंदर। फिर मैं उसको इसकी टर्म्स में तोड़ूंगा जो साइन और कोसाइन की टर्म्स होंगी। फिर अगर, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप वो सारी टर्म्स इकट्ठी कन्वर्ज कर दें तो दोबारा वही फंक्शन हासिल हो जाना चाहिए आपको। बात समझ आ गई? तो ये बेस है किसकी, फोरियर सीरीज की आपके पास। ओके हो गया। अब फोरियर सीरीज में एक पीरियड यानी फॉर वन पीरियड इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू। क्यों? बाकी पीरियड उसके मल्टीपल होते चले जाएंगे, यानी जहां पे एक अगर आप पीरियड मानो तो उतने ही पीरियड में दो आ गई, यानी टाइम पीरियड हाफ हो गया, फिर 3 टाइम, यानी मल्टीपल चल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है। ठीक होगी बात? तो अब एक एडवांटेज और भी यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप फोरियर सीरीज कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन दोनों पे लगा सकते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था ना कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कि जिसको बनाते वक्त आपको कलम ना उठानी पड़े, डिसकंटिन्यू जिसमें आपको ब्रेक लेना पड़े। तो आपके पास ये दोनों पे अप्लाई हो जाता है। डिसकंटिन्यूड पे कैसे अप्लाई होगा, वो हमें थोड़ी सी उसमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। ठीक हो गया? मगर हम मोस्टली उसे भी यानी एक तरह से पीरियोडिक ही कंसीडर करेंगे, फिर एक जगह पे जाके कंडीशंस लगाने के बाद। मगर अब आप कुछ आपके पास जैसे सीरीज है टेलर सीरीज, अब वो सिर्फ इस्तेमाल ही कहां पे होती हैं, जो कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो। तो इसका मतलब फोरियर का एडवांटेज है आपके पास। ओके होगी बात? अब जरा इसकी बात करते हैं कि साइंस में ये हमें क्या काम दे रहा है भाई। तो इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैथमेटिशियन का तो ये बुनियादी समझ ले हथियार है, इसके बगैर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं। अब आपके पास अगर हम देखेंगे कहां पे इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन। ये जितनी आपके पास सिग्नल ट्रांसफर है, जो आपके मोबाइल, वाईफाई, जो भी आप ये जहां पे भी सिग्नल इन्वॉल्व होता है वहां पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, आप समझे कि इन सारी ब्रांचेस में जहां कहीं पे भी आप पढ़ेंगे आपको फोरियर का नाम मिलेगा। जहां पे भी आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे उसको सॉल्व फोरियर की मदद से किया जा रहा होगा। तो इसका अंदर ये वाइडली यूज है, किसी भी साइंटिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये टूल है। तो इसे समझना जाहिर सी बात है फिर उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे इस्तेमाल करना पड़ता है इस चीज को। आप थोड़ा सा फोरियर के बारे में देख लेते हैं कि फोरियर बुनियादी तौर पे आपके पास फ्रांसीसी था, मैथमेटिशियन था। इसने ये जो फोरियर सीरीज दी थी ना, ये बुनियादी तौर पे हीट कंडक्शन के बारे में दी थी, सॉलिड बॉडीज के बारे में। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त इसको माना नहीं गया था। क्यों? उस वक्त फिर इस पे उसके बाद एक और आपके पास जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे कुछ कंडीशंस लगा के कहा कि अब फोरियर की बात वैलिड हो रही है। तब उसके बाद वाइडली इसको समझा गया कि ये वाकई इस चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो आपके पास इसको हम फोरियर सीरीज का नाम दिया गया। तो आपके पास इसने, इसके अलावा इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसने डिस्कवरी में रोल प्ले किया, जो आपके पास इजिप्शियंस की एक्सपीडिशन में बहुत काम आया फिर जाके। तो जनाब ये बेसिक्स है इसके बारे में था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बेसिकली स्कूल टीचर था, वहां से इसने अपने आप को वहां से इसने वर्किंग की, जिससे इसका ये पेपर पब्लिश हुआ। ठीक हो गया ना? तो आगे जो चीज हमने पढ़नी है वो है बहुत अहम चीज, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। अब हम जा रहे हैं उस स्टेप की जानिब। ये वो चीजें हैं जो हमें फोरियर सीरीज को समझने, सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाली हैं। ठीक होगी बात? पीरियोडिक फंक्शन तो तय हो गया ना कि सिर्फ वो समझना ही था कि वो अपने हर फंक्शन ही पीरियोडिक ही मैंने लेना है, जिसने अपने आप को रिपीट करना है, और आना भी साइन और कॉज नहीं है, जिसने अब आपके पास पता है 2 पाई उनका पीरियड है। ओके होगी बात? अब आपके पास अगर हम कहें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इवन फंक्शन में कब मानूंगा कि f ऑफ माइनस एक्स का वही जवाब आए जो एफ एक्स का आ रहा है। ठीक है? और ऑड फंक्शन किसे मानूंगा कि आपके पास अगर f माइनस एक्स बराबर हो किसके, माइनस एफ एक्स के, तब मैं उसे ऑड फंक्शन कहूंगा। तो ये सारी बातें वैलिड होंगी फंक्शन की डोमेन के अंदर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक होगी बात? तो अब इस चीज को जरा डिटेल में समझते हैं। ये तो सादा सी डेफिनेशन है, आपको फंक्शन से समझ आ रही है कि f ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया अगर एफ एक्स के, तो आप बोलोगे इवन फंक्शन है। अगर वो f ऑफ माइनस एक्स बराबर हो माइनस एफ एक्स के, तो हम बोलेंगे ऑड फंक्शन है। मगर ये तो था मैथ की डेफिनेशन। अब हमने फोरियर के अंदर इसको कैसे देखना है, वो जरा ज्यादा अहम बात है। तो जब आप ऐसे फंक्शंस के ग्राफ बनाओगे, उसमें एक सिमेट्री का पहलू आता है।
वो सिमेट्री का पहलू क्या है कि जब आप इवन फंक्शन बनाओगे तो वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, जिसे हम कहते हैं मिरर रिफ्लेक्शन। कि आपके पास जब भी किसी जगह आपके पास सवाल आ जाए और उसमें ग्राफ दिया हो, आपके पास फंक्शन दिया हो और आप उसमें मिरर रिफ्लेक्शन देखो, यानी जैसा वो y एक्सिस के राइट पे है वैसा ही वो लेफ्ट पे हो, सेम उसी तरीके से, तो आप बोलोगे ये फंक्शन जो बताया जा रहा है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो लफ्ज याद रखना है मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपके पास जो हर वो फंक्शन जिसके पास जो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक पे होगा, अबाउट सिमेट्री में होगा, उसे आप क्या बोलोगे, इवन फंक्शन बोलोगे। तो अगर कोई फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक में है तो हम उसे बोलेंगे आपके पास ऑड फंक्शन। देसी जुबान में बोलूं, अगर एक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसका आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर उसका रिपीट हो रहा है, तो वो चीज ऑड फंक्शन को, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर उसकी जो सिमेट्री लाई कर रही हो, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलना है। तो ये मैंने बड़े सादा तरीके से बता दिया कि इवन फंक्शन की पहचान, ऑड फंक्शन की पहचान। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो, तो आप अगर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप ग्राफिकली मेथड में देखो तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो इस माइनस एक्स स्क्वायर की भी वही वैल्यू आ रही है। तो आपके पास ये सिमेट्री है y एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अब जरा देखो f x की पावर 3 है, ऑड फंक्शन में से कह रहा हूं, क्यों, माइनस एक्स की पावर 3 लोगे तो माइनस x3 आएगा। अब जरा यहां पे देखो कि आपके पास x की पावर 3 है, मगर जब आप -7 माइनस x3 लोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसका रेप्लिका लाई कर रहा है कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। रेप्लिका कह लो या इसका मिरर, इसकी रिफ्लेक्शन लाई कर रही है कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अबाउट ओरिजिन हो गया ना। तो इसका मतलब आपने और देसी टोटका, जैसे मैंने कहा कि अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक होगी बात, तो वो आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप एफ ऑफ एक्स को समझ सकते हो, माइनस एक्स वो आपके पास सादा सा है, वो भी ओरिजिन के गिर सिमेट्री हो जाएगी। अब एक बड़ी अहम चीज है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। जैसे यहाँ पे है x+1, जैसे आप यहाँ पे देखो x दिया हुआ है, आप अगर x+1 देखते हो तो ना ये इवन है ना ये ऑड है, इसकी सिमेट्री लाई नहीं कर रही, ना वर्टिकली लाई कर रही है, ना अपोजिट, ना यानी y एक्सिस के अबाउट लाई कर रही है, ना ओरिजिन के अबाउट लाई कर रही है। तो आपके पास ना इसे हम इवन मानेंगे ना हम इसे ऑड मानेंगे। तो ऐसी भी हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं। अब आते हैं अपने जरा ट्रिग्नोमेट्री की जानिब। तो आपके पास एफ एक्स बराबर है कॉज ऑफ एक्स के। अगर आप कॉज ऑफ माइनस एक्स लेते हो तो वो भी तो कॉज एक्स ही आता है। तो इसका मतलब अगर आप ग्राफिकली देखो तो आपके पास बिल्कुल जो सिमेट्री लाई कर रही है वो y एक्सिस के अबाउट लाई कर रही है। तो इसका मतलब कॉज कौन सा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हुआ। अगर कॉज इवन है तो सेकेंड भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात। अब जरा ऑड फंक्शन की बात करें। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो अब आप जरा यहां पे समझ सकते हैं कि आपके पास साइन की आपके पास वैल्यू जो यहां पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो इसका मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर साइन आपका ऑड है तो कोसेकेंट आपका ऑड हो जाएगा, टैन अगर ऑड है तो आपका कोटेंजेंट भी क्या होगा, ऑड होगा। अब यहां पे जैसे अब तक जो आपने समझा कि आपके ज़हन में ये बन रहा होगा एक कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन आएगा, उसको मैंने साइन की टर्म्स भी लिखनी है, कॉस की टर्म्स भी लिखनी है, तो ज़हन में आएगा कि साइन कहां पे लिखना है, कॉस कहां पे लिखना है। तो ये जो इवन और ऑड समझाया ये समझ आएगा कि अगर आपका इवन फंक्शन होगा तो उसमें सारी टर्म्स सिर्फ कॉस वाली होंगी, अगर आपका ऑड फंक्शन होगा तो सारी टर्म्स साइन वाली होंगी। समझ आई बात। और अगर मिक्स हुआ, इवन ऑड फंक्शन हुआ, तो साइन भी होंगी कोसाइन भी होंगी। ओके होगी बात। तो अब आपके पास वो चीज हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, इवन ऑड दोनों चीजों को। तो अब आपके पास अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक की आ गई कि अगर आपको एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ इवन है तो उसमें सारी टर्म्स कॉज वाली होंगी,
और अगर आपको ऐसी टर्म दे दी जाए जो सारी ऑड फंक्शन पे है तो सारी टर्म साइन वाली होंगी। इसका मैं प्रूफ भी 2 लेक्चर्स के बाद आएगा हमारे पास, ये बात जो हम कर रहे हैं। तो फिल वक्त तो आज सिर्फ हमने वो टर्म्स बातें की जो आगे चल के मुझे बोलनी है, जिसमें पीरियोडिक का लफ्ज बार बार आ रहा होगा, कंटिन्यूस का लफ्ज बार बार आ रहा होगा, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का लफ्ज बार बार आ रहा होगा। तो उम्मीद है थोड़ी सी आपको समझ आई होगी। तो आपके पास बाकी आपने फोरियर की अभी मैंने डेफिनेशन ऐसा नहीं की, मैंने सिर्फ समझाया, कोर आइडिया दिया कि हम करते क्या है कि एक फंक्शन को तोड़ लेते हैं साइन और कोसाइन की टर्म्स के अंदर, फिर उसको समझते हैं। उससे समझना भी वो आसान हो जाता है और इतना मुश्किल नहीं लगता। ये सादा सा कंसेप्ट है फोरियर सीरीज का। तो ये जनाब आज का एक इंट्रोडक्टरी सा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम इसका फार्मूला देखेंगे, फोरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है, उसके अंदर जो कांस्टेंट्स आते हैं, उसके ऊपर जो कंडीशंस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।